जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं पूरे के पूरे क्लास 12th के सभी चैप्टर का फार्मूला। ठीक है, जितने भी चैप्टर से फार्मूला आते हैं और जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उन सारे फार्मूला को देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपके सामने है, यहाँ देखिएगा, दिख रहा होगा आपको। सबसे पहला फार्मूला है साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स x, फिर होता है आपका कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x। तीन है, ये मेन फार्मूला है। और तीन तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि इसमें चौथा फार्मूला हम जोड़े तो आप ये लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स 1/x बराबर क्या, tan इनवर्स x। ठीक है, यदि पांचवा जोड़ना चाहे तो ये भी जोड़ सकते हैं इसमें, सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स x। यदि इसमें छठा फार्मूला जोड़ना चाहे तो ये जोड़ सकते हैं आप कि कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये सवाल जो है, ये जो कॉन्सेप्ट आपका है देख लीजिएगा। कुल मिलाकर ऐसे मेन तीन ही हैं और तीन तो इसी से आप निकाल कर देख सकते हैं। और इसको याद रखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, आपको याद रखना है व्युत्क्रम फार्मूला जो हम लोग क्लास 10 में देखे थे। साइन का क्या होता है, साइन का होता है आपका, साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, साइन का होता है कॉसेक, और व्युत्क्रम का मतलब आपको याद रखना है 1/। ठीक है, तो साइन का कॉसेक, फिर इसके बाद कॉस का होता है सेक, ठीक है, और tan का होता है आपका कॉट। ठीक है, तो साइन में यदि 1/, रहेगा तो कॉसेक, कॉस में 1/, रहेगा तो सेक, और यदि tan में 1/, रहेगा तो कॉट, और कॉट में 1/, रहेगा तो tan, सेक में 1/, रहेगा तो कॉस, और कॉसेक में 1/, रहेगा तो साइन। कुछ चीजें और हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2। ठीक ना, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, माने यदि आप इसको आपस में बदल देंगे तो वो आपका साइन से कॉसेक बन जाएगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है आपका सेक इनवर्स 2/5, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 5/2 ना। तो यही आपका फार्मूला भी कह रहा है कि यदि आप इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं आपस में, ठीक है, इसका आपस में चेंज कर देते हैं तो साइन बन जाएगा कॉसेक और सेक बन जाएगा आपका कॉस, tan बन जाएगा कॉट और कॉट बन जाएगा tan चेंज करने पर। चलिए अब देखते हैं अगले फार्मूला को। देखिए क्या है, साइन के अंदर माइनस लगा हुआ है, यानी साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। लेकिन ऐसा तब होता है जब इसका डोमेन जो है आपका -1 से 1 होगा। फिर tan के अंदर माइनस लग जाएगा तो माइनस tan इनवर्स x, कॉसेक के अंदर माइनस रहेगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स x, यदि कॉस के अंदर माइनस रहेगा तो पाई में से घटाना पड़ेगा आपको, सेक के अंदर माइनस रहेगा तो पाई में से घटाना पड़ेगा, और यदि कॉट के अंदर माइनस रहेगा तो भी आपको पाई में से क्या करना होगा, घटाना होगा। तो कुल मिलाकर हम एक चीज यहां कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक मोट बात समझ लीजिए कि यदि साइन, tan और कॉसेक इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर में माइनस लगल रहे, ठीक है, तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, माइनस को बाहर खींच लेंगे और आपका जो मान होगा रख देंगे तो ये निकल जाएगा। यदि मान लिया जाए कि माइनस कॉस में हो, कॉट में हो और सेक में हो, ठीक है, तो माइनस हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, माइनस यदि अंदर में लगा हुआ रहेगा तो माइनस हटाने के लिए आपको पाई में से उसका मान घटाना पड़ेगा, और यही आपका फार्मूला भी कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यही चीज आपका फार्मूला भी कह रहा था। चलिए इसको आसानी से समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्या कहता है, देखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होता है π/2 के बराबर। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 -1 से 1 तक। इसके बाद tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर होता है π/2। ठीक है, इसके बाद
यदि आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला देखते हैं तो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यानी जो चिन्ह यहाँ है ऊपर में लिखेंगे और उसका उल्टा जो है नीचे में लिखेंगे, ऊपर में जोड़ कर और नीचे में गुना करके, ठीक है। फिर यहाँ माइनस वाला है तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस, ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस। चलिए, तो ये चीजें आपको और अच्छा से समझना है। देखिए ध्यान से देखते हैं कि यदि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स हो और दोनों का ही मान सेम सेम हो तो उसका कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। यदि tan और cot इनवर्स में हो और इसका ही जो मान है दोनों सेम सेम हो तो उसका भी योगफल 90 डिग्री के होगा। यह कॉसेक और सेक ये दोनों सेम सेम होगा तो उसका भी कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका दिख रहा है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है आपका 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी एक ही tan इनवर्स x का 3 फार्मूला आपको दिख रहा है, ठीक है। 3 फार्मूला है, एक tan के लिए है, एक साइन के लिए है और एक cos के लिए है। तो आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं जब जिसकी जरूरत होगी। इसको याद कर लीजिएगा। कुछ चीजें इसमें हम आपको और बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन x बराबर होगा आपका x, लेकिन शर्त है कि यह जो है x का मान माइनस π/2 से π/2 तक होना चाहिए, यानी यह अपने रेंज में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद cos इनवर्स cos x बराबर होता है आपका x, इसमें भी आपका जो है 0 से π तक होना चाहिए इसका रेंज, ठीक है। और इसके बाद tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स tan x बराबर आपका होता है कितना, x। शर्त है कि यह भी अपने रेंज में होना चाहिए, जो इसका रेंज है। और रेंज कितना होगा किसका, अभी हम ठीक आपको इसके बाद दिखाने वाले हैं। चलिए, इसी तरीके से सेक इनवर्स सेक x बराबर होगा x, और फिर कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर आपका होगा x, लेकिन शर्त है कि ये सब जो है अपने क्या होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। किसका रेंज क्या है अभी हम देखते हैं। तो इसको याद कैसे रखना है कि यदि सेम सेम रहेगा, जैसे साइन साइन है, ठीक है, साइन साइन है, ठीक ना, दोनों सेम सेम रहेगा, एगो इनवर्स में एगो बिना इनवर्स में, तो उसका जो है ये इनवर्स वाला से हट जाएगा, ये बचेगा आपका कॉस से कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो ये बच जाएगा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो ये बच जाएगा, सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा तो ये बच जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद कॉसेक इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो ये बच जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब यह अपने रेंज में होगा, यानी अपने सीमा में होगा, ठीक है। अब आइए इसकी सीमा को चेक करते हैं, देख लीजिएगा। यहां पर साइन इनवर्स का जो सीमा आपका दिया गया है, देखिए यहां -1 से 1 है और -π/2 से π/2 तक बड़ी ब्रैकेट है, तो -π/2 से π/2 तक इसका सीमा का मान होता है। इसके बाद कॉस इनवर्स का यदि देखेंगे तो इसका भी -1 से 1 होता है, लेकिन इसका यदि रेंज देखा जाए तो 0 से लेकर कितना तक होगा, पाई तक होगा। अब आइए कॉसेक का, तो ऑल रियल नंबर है और इसमें से आपको -1 से 1 तक को इसमें शामिल करना है। ऑल रियल नंबर में से -1 से 1 और इसके बाद -π/2 से π/2। अब यदि सेक का देखते हैं तो फिर ऑल रियल नंबर -1 से 1 और इसके बाद आपका हो जाएगा 0 से लेकर पाई। tan का यदि देखते हैं तो -π/2 से π/2। cot का यदि देखते हैं तो 0 से कितना तक होगा, आपका पाई तक होगा। और इसमें उसको शामिल नहीं करना है जिस पर इसका मान इन्फिनिटिव के बराबर हो जाता है, ठीक है। यदि किसी भी फंक्शन का मान जिस मान पर इन्फिनिटिव के बराबर हो जाए उसको जो है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आपका जो इनवर्स वाला था ये टोटल फार्मूला आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का जो फार्मूला होगा उसको। देखिए अब देखते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के बारे में तो आपको मालूम है कि यदि किसी फंक्शन को या किसी संख्या को आप आयताकार रूप में लिखेंगे तो वह जो है मैट्रिक्स का रूप ले लेता है, और उसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखिए या फिर ऐसे डबल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इस तरीके से यदि आप डबल ब्रैकेट के अंदर उसको यदि बंद करके रखेंगे तो वो आपका मैट्रिक्स कहलाएगा, वो आयताकार रूप में होता है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। देखिए ये आपको जो दिख रहा है जो ऐसे सोया हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति।
तो पंक्ति नंबर 1 है, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट रो, यहाँ दिख रही है ये 2 नंबर पंक्ति है यानी सेकंड रो, और ये 3 नंबर पंक्ति है यानी इसको बोलेंगे थर्ड रो। ठीक है, और इसके बाद जो आपको ऐसे खड़ा दिख रहा है ये खड़ा, यदि इसको खड़ा रूप में ऐसे देखेंगे तो ये आपका कॉलम कहलाएगा। ऐसे करके तो ये कॉलम नंबर 1, 2 और ये 3 हो गया। इसके अवयव को जो है, अवयव के स्थान को हम ए आई जे से सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पर ए आई जे लिखा हुआ है, ए आई जे, इसका मतलब है कि ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, तो इसको आप A11 कह सकते हैं। यहाँ जो दूसरा ए आई जे है इसको आप ए आई जे को क्या कह सकते हैं, A22 कह सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए आपके इसमें जो पहले लिखा हुआ है आई जो है आपका पंक्ति कहलाता है, पंक्ति कहलाता है यानी रो कहलाता है। ठीक है, और ये जो जे आपका है ये आपका स्तंभ कहलाता है। ठीक है, स्तंभ कहलाता है यानी कॉलम कहलाता है। ठीक है, ये आपका स्तंभ कहलाता है यानी क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। अब देखिए आगे क्या होगा इसका, देखिए अब हम लोग देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के प्रकार। अभी कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ दिख रहा होगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, यानी पंक्ति अवयव। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगा और स्तंभ की संख्या कम होगा उसे बोलेंगे पंक्ति अवयव। जैसे एक मैट्रिक्स आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें देखिए कि कै गो पंक्ति है, 2 पंक्ति, और स्तंभ कितना है, 1 स्तंभ है, तो ये आपका पंक्ति अवयव है। दूसरा देखिएगा 1 2 3, यानी 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है। देख लीजिए यहाँ पर 3 गुने 1 2 गुने 1 लिखा हुआ। तो इस तरीके का कोई भी अवयव यदि लिखा हुआ है जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है और स्तंभों की संख्या कम है, उस सारे अवयव को बोलेंगे पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स। इसके बाद एक आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स आपका ऐसा है, देखिएगा 1 2 3। ठीक है, देख लीजिए इसमें पंक्ति 1 है और स्तंभ का 1 हो गया 3 गो। इसको क्या बोलेंगे, 1 गुने 3 कोटि, तो इसको बोलेंगे स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसको स्तंभ अवयव बोलेंगे या फिर कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जिसमें स्तंभ की संख्या ज़्यादा होगा स्तंभ अवयव, और जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि अब क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका है जीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स, जीरो या नल उसको कह सकते हैं आप, जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो यानी वह बिल्कुल जीरो हो। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एग्जाम्पल के रूप में, ये जीरो मैट्रिक्स में एग्जाम्पल में देख लीजिए केवल 0 0 है, सभी अवयव 0 0 है। ठीक ना, तो इसको बोलेंगे जीरो अवयव यानी नल मैट्रिक्स। और उसके बाद है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग, यानी वर्ग अवयव, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें 2 पंक्ति आपको दिख रहा है, 2 स्तंभ भी है। फिर देखिए इसमें 3 पंक्ति आपको दिख रहा है तो 3 स्तंभ भी, यानी इसको बोलते हैं विकर्ण अवयव। यहाँ पर एग्जाम्पल में थोड़ा सा मिस्टेक है, विकर्ण अवयव में विकर्ण में अवयव होंगे, विकर्ण में अवयव होंगे, बाकी सभी अवयव क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए इसके विकर्ण में भी अवयव है लेकिन बाकी अवयव यहाँ पर, यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके बाद अगला आपका क्या है देखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स यानी इसको बोलते हैं इकाई अवयव। तो इकाई अवयव में क्या होता है, जिससे अवयव वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण में जो अवयव है वो एक अवयव हो, एक अवयव हो, उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, यूनिट मैट्रिक्स, यानी हो जाएगा वो इकाई अवयव जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका इकाई अवयव कहलाता है। इसके बाद है आपका इक्वल मैट्रिक्स, इसमें आता है एक स्केलर मैट्रिक्स। देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स पहले समझ लीजिए। स्केलर यानी होता है आपका अदिश, अदिश अवयव, इसको बोलेंगे अदिश अवयव। अदिश अवयव में क्या होता है कि विकर्ण का जो अवयव होता है वो अवयव मतलब समान अवयव होता है विकर्ण में। जैसे -1 आपको दिख रहा है, फिर यहाँ देखिएगा ए दिख रहा है आपको। ठीक ना, तो यदि विकर्ण में जो अवयव है वो आपका समान अवयव है तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके संगत अवयव समान हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पर ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ बी है यहाँ बी है, सी है तो यहाँ भी सी है। ठीक है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, फिर ए है तो ए है, यहाँ सी है तो यहाँ सी है, डी है तो यहाँ डी है, ई है तो यहाँ ई है। यानी जब 2 अवयव के सभी संगत अवयव समान हो जाए
तो वैसे अवयव को बोलते हैं हम लोग इक्वल मैट्रिक्स यानी समान अवयव। ठीक है, आगे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी आपको क्या करना है कि कोई भी मैट्रिक्स में आप चाहे तो किसी भी कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं। गुना करने का जो तरीका होगा, यदि आप मान लीजिए कि ए यहां दिया गया है और इसमें 3 से गुना करना चाहते हैं, तो इसके प्रत्येक अवयव में आपको 3 से गुना करना होगा। जैसे देखिए 2 था, 3 से गुना किए तो 6 होगा, फिर यहाँ 3 से गुना करेंगे 9 होगा, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा, इसमें 3 से गुना करेंगे -3 होगा, 0 में 3 से गुना करेंगे 0 होगा, यहाँ पर 2 में 3 से गुना करेंगे 6 होगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 होगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। तो इस तरीके से ये आपका कहलाएगा 3a। जैसे मान लीजिए कि a बराबर यहाँ लिखा हुआ है आपका 2 4 5 6 ऐसा, और आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है 5a का मान, यानी कहा रहा है कि 5 से गुना करना है। तो सभी अवयव में 10 20 25 और फिर हो जाएगा आपका 6 5 30। ठीक है, तो ये 5a का मान निकल गया। तो किसी भी आप अवयव के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में नहीं, जब भी आप गुना करेंगे तो किसी अवयव के सभी अवयव में आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कोई भी आपका मैट्रिक्स जो होता है वो जोड़ के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, जिसको हम लोग कम्यूटेटिव कहते हैं, और वह आपका जो है साहचर्य नियम का भी पालन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद वह जो है आपका तत्समक नियम का भी पालन करता है, और यह आपका कलेक्शन लॉ का भी, मतलब इसका जो कलेक्शन लॉ है, जोड़ का योगफल नियम, ये देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जैसे a प्लस बी और a प्लस सी, तो यहाँ पर a से यदि कैंसिल हो गया तो b और c आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर यहाँ देखिए b प्लस ए बराबर c प्लस ए, तो यहाँ a से कैंसिल होगा तो इस कंडीशन में b बराबर क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ दो अवयव का योगफल भी हम आपको कुछ बता दें कि दो अवयव का योगफल यदि आप निकालते हैं या उसका अंतर निकालते हैं, जैसे a बराबर मान लीजिए आपका कि 5 4 3 2 है। ठीक है, और b बराबर आपका है 6 5 4 3। तो दो अवयव को यदि आप जोड़ते हैं तो सबसे पहला कंडीशन होगा कि दोनों अवयव की कोटि समान होनी चाहिए, तब जाकर आप उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन गुना करने में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि दो अवयव की यदि कोटि समान होगी तभी आप उसको जोड़ सकते हैं, अन्यथा उसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे देखिए कि a बराबर मान लीजिए यहाँ पर है 2 3 5 6 3 4। ठीक है, और b बराबर आपका है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप यदि इस आपको कह दिया जाए कि दोनों को जोड़ना है, आपको a प्लस बी को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ पाइएगा? संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ना है तो देखिए 2 को 1 से जोड़ेंगे, 3 को 2 से जोड़ेंगे, 5 को 5 से जोड़ेंगे, 6 को 4 से जोड़ेंगे, 3 को 5 से जोड़ेंगे, 4 को 6 से जोड़ेंगे, ये 3 को कहाँ जाएगा? ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है आप दोनों अवयव को नहीं जोड़ सकते। जोड़ तभी सकते हैं जब इसमें जो है आपका ये वाला तीनों अवयव नहीं रहता। जब ये तीनों अवयव नहीं रहता, इसका क्या मतलब है कि दोनों की कोटि समान हो जाता। नहीं, देख लीजिए ये 3 अवयव नहीं होने का मतलब है कि इसकी कोटि जितना है तो इसका कोटि कितना है। इसमें 2 गो आपका पंक्ति दिख रहा है और 3 गो स्तंभ दिख रहा है, यानी 2 गुने 3 है। इसमें भी आपका क्या है, 2 गुने 3 है। ठीक है, तो ये 2 गुने 3 कोटि का होगा, तभी आप इसको जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ सकते हैं। घटाने का भी यही कंडीशन है। अब गुना की क्या है देख लीजिएगा कि यदि दो अवयव को आप आपस में गुना करना चाहते हैं तो क्या है कि पहला अवयव का जो अंतिम वाला है और दूसरा अवयव का जो शुरू वाला है बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी पहला अवयव का अंतिम वाला और दूसरा अवयव का शुरू वाला यदि बराबर हो जाएगा तो ही आप गुना कर सकते हैं, अन्यथा गुना नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए ये जो है आपका 1 गुने 3 कोटि का है और ये आपका 3 गुने 1 कोटि का है, तो इसको आसानी से गुना कर सकते हैं आप। ठीक ना, और भी कुछ है, जैसे मान लीजिए कि आप इस मैट्रिक्स को आसानी से गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए a बराबर यहाँ है 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो जाएगा इसमें 2 पंक्ति है 3 अवयव, यानी 2 गुने 3। तो अब यहाँ पर आप b लिखिए कुछ भी। ठीक ना, आपको b कुछ भी लिखना है, लेकिन उसका जो है ध्यान दीजिएगा उसमें उसके पंक्ति स्तंभ में जो है 3 गो अवयव होना चाहिए। जैसे 4 5 6, इससे भी गुना कर सकते हैं उसमें, क्योंकि यह आपका ये आपका 3 गुने 1 कोटि का होगा। ठीक है, आप और भी गुना कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको भी गुना कर सकते हैं 2 3 4 5 6 7,
इसको भी आप आसानी से गुना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपका 3 गुने 2 कोटि का है, देख लीजिएगा। इसका अंतिम वाला, इसका शुरू वाला, इसका अंतिम वाला, इसका शुरू वाला, बराबर है ना। तो आप गुना करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, कि जो पहला आपका अवयव है उसका पंक्ति, उसका पहला अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप उसको आसानी से गुना कर सकते हैं, अन्यथा गुना नहीं कर सकते हैं। अब आता है आपका कि एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, बड़ी आसान है एडजॉइंट निकालना। जैसे कोई भी आपको अवयव दिया हुआ है, देख लीजिए यहां पर दिया हुआ है, और इसका कहता है कि सॉरी एडजॉइंट नहीं, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो पंक्ति होगा उसको स्तंभ में बदल देना है। जैसे आपको दिख रहा है एबीसी पंक्ति में है, यहाँ एबीसी स्तंभ में है, यहाँ XYZ पंक्ति में है, XYZ स्तंभ में है, ठीक है। तो जब आप किसी अवयव के सभी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं, तो जो अवयव बनकर आता है वह कहलाता है उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त। जैसे देखिएगा, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहां पर 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये आपका ए का मान है, और आपको यदि कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज का मान, तो क्या होगा, ये देखिए आपका ये पंक्ति में है, इसको स्तंभ बना देना है, 2 3 4, ये आपका हो जाएगा 5 6 7, ये हो गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या है आपका कि आप किसी भी पंक्ति, किसी भी अवयव के किसी पंक्ति और किसी स्तंभ को किसी कांस्टेंट से गुना करके आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे यहां देखिए R1 में क्रिया हो रहा है, R1 और R2 को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा। देखिए यहां पर 2 3 4 है, और यहां पर 1 2 3 है, तो यहां पर इसको ऊपर कर दिया गया, इसको नीचे कर दिया गया। यानी ये जो आपको 1 में दिख रहा है यहाँ 2 में दिख रहा होगा, यहाँ जो आपको 2 में दिख रहा है यहाँ 1 में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ कॉलम को भी आपस में बदला गया है, C2 को C3 से। देखिए यहाँ पर C2 में 2 3 1 है, यहाँ आपका C3 में 2 3 1 है, यहाँ C3 में 4 3 5 है, यहाँ आपका C2 में 4 3 5 है। यानी ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। आगे का जो फार्मूला आपका है ये डिटर्मिनेंट का फार्मूला है। इसमें ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ये डिटर्मिनेंट आपका होता है कोई भी वर्ग अवयव से संबंधित यदि संख्या के रूप में देखा जाए तो उसे डिटर्मिनेंट कहते हैं, और उसको सूचित करते हैं। ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट से सूचित करते हैं ऐसे, या फिर उसमें लिखते हैं DET, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर डेल भी लिखेंगे तो भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। ये सब लिख सकते हैं इसको डिटर्मिनेंट को। और इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको ये इसको इससे गुना और फिर इसको इससे गुना करके बीच में माइनस का चिन्ह, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। देखिए A11 A22 माइनस A12 और A21, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ऐसे कुछ है नहीं विशेष इसमें, हम लोग सीधे सीधे चलते हैं। अब आपको दिखाते हैं, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है डिटर्मिनेंट के रूप में। हम लोग सीधे डिफ्रेंसिएशन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ समझिए आप लोग कि फलन f(x) आपके प्रांत किसी बिंदु x बराबर a पर संतत होगा यदि उसका लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) बराबर a विद्यमान होता था, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ए माइनस ए, एफ ए प्लस ए और फिर एफ ए। कुल मिलाकर कहा जाए तो बाएं देखिए यहाँ पर दाएं सीमा, बाएं सीमा और एफ ए का मान यदि तीनों के तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो फंक्शन जो है आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूड होता है, यानी संतत होता है। दूसरा क्या है, ये लॉग का कुछ रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप। लॉग ए के पावर पी, लॉग ए है और पावर में पी है तो क्या हो जाएगा, लॉग ए पी बटा लॉग पी ए। यहाँ पर देखिएगा ये दो आपका गुना में है, तो जब लॉग लगाएंगे तो ये आपका जोड़ में चला जाएगा, ठीक है। ये पावर वाला है वो आपका आधार में आ जाएगा। देखिए यहाँ भी ये पावर वाला है वो आधार में आ जाएगा, यहाँ भाग में है तो घटाव में चला जाएगा, जो कि रूल आप लोग को पहले भी बता दिए हम। अब आइए डिफ्रेंसिएशन के रूल को देखते हैं। पावर वाला है, सबसे पहले पावर से गुना करेंगे, पावर में से घटा देंगे। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स इंटू लॉग ई के पावर ए होता है। 1/x का सॉरी लॉग एक्स का होता है 1/x, कॉस एक्स का साइन एक्स, साइन का होता है माइनस कॉस, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का होता है सेक इंटू टेन और कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का बस इसी में केवल माइनस लगा देना है। टेन इनवर्स एक्स का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट का तो बस केवल माइनस लगा देना है। सेक इनवर्स एक्स का तो 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 और यदि कॉसेक का देखा जाए तो केवल माइनस लगा देना है। अगला देखिएगा क्या है,
ये आपका जो है भाग का रूल है। भाग का रूल क्या कहता है आपका कि पहले नीचे वाला को बाहर रखना है, देखिए यहाँ पर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाना है, ऊपर वाला को बाहर रखना है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करना है और बट्टा में नीचे वाला का स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद गुना का रूल लगाना है, पहला को बाहर रखना है, दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस का चिन्ह लगाना है, दूसरा को बाहर रखना है, पहला का डिफरेंशिएशन करना है। अगला देखिए क्या है आपका, ये फार्मूला है कुछ ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 2a बराबर होता है आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए। टेन 2a बराबर होता है 2 टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। कॉस 2a बराबर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस 2a का कुल मिलाकर 4 फार्मूला है। फिर कॉस 3a बराबर होगा आपका 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन 2a बराबर होता है 2 टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और टेन 3a बराबर होता है 3 टेन ए माइनस टेन क्यू ए बट्टा में 3 टेन स्क्वायर ए। अगला देखिएगा, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, पावर वाला का होता है पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग कर देंगे प्लस सी। यहाँ एक का इंटीग्रेशन होगा एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2, ठीक है। और इसका साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस का होता है साइन एक्स, टेन का होता है लॉग सेक एक्स, कॉट का होता है लॉग साइन एक्स, लॉग सेक एक्स या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। और फिर लॉग साइन एक्स का होता है आपका, सॉरी कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स या माइनस लॉग कॉसेक एक्स, ठीक है। इसके बाद सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और कॉसेक एक्स का होता है लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। सेक इंटू टेन का होता है सेक एक्स। अगला कॉसेक सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स। डी एक्स बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स और फिर यदि इसी में माइनस लगा दिया जाए तो कॉस इनवर्स एक्स। फिर टेन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट का होता है यदि माइनस लग जाएगा तो फिर 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होता है सेक इनवर्स एक्स और यदि इसी में माइनस लगा दिया जाए तो कॉसेक बन जाता है। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। अगला देखिएगा 1/x का होता है लॉग एक्स, ए के पावर एक्स का होगा ए के पावर एक्स बट्टा में लॉग ई के पावर ए या फिर लॉग ए। यदि दो फंक्शन ऐसे जोड़ में होगा तो उसको अलग अलग कर देना है आपको। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1/2 ए लॉग ए माइनस ए बटा में ए प्लस ए और dx बटा में हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स। ये टोटल फार्मूला आप लोग को बता दिया गया है। dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए और dx बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होगा लॉग एक्स प्लस ज्यों कहते हो। फिर देखिएगा dx बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए और dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होगा लॉग एक्स प्लस ज्यों कहते हो, ठीक है। अगला देखिएगा, ये आपका आंशिक भिन्न का समाकलन है। देख लीजिएगा दो अलग अलग ऐसे गुणनखंड रहेगा तो एक के बट्टा में आपको ए बट्टा में एक कांस्टेंट लेना है, फिर यहाँ दो कांस्टेंट लेना है, यानी ए बट्टा में एक्स माइनस ए और बी बट्टा में एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए नहीं, यहाँ पर एक्स माइनस बी होगा, ठीक है। चलिए फिर अगला देखिए, यदि स्क्वायर के रूप में रहेगा तो पहले एक पावर वाला फिर दो पावर वाला। यहाँ देखिए यदि 3 गो रहेगा तो आपको इस तरीके से 3 कांस्टेंट लेना है और उसके बट्टा में लिख देना है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। यहाँ देखिए एगो स्क्वायर वाला है एक बिना स्क्वायर वाला है, तो एक घात वाला फिर उसी का दो घात वाला और फिर तीसरा जो आपका है ये देख लीजिए ए माइनस बी, उसको लिखना है। यहाँ देखिएगा यदि इस तरीके का गुणनखंड वाला होगा तो एक इसके साथ और उसके बाद यदि स्क्वायर वाला रहेगा तो ऊपर में एक्स लगा देना है, यहाँ पर देख लीजिएगा एक्स लगा देना है। चलिए अगला देखिए क्या है, यदि ये आपका दो अलग अलग फंक्शन गुना में रहेगा तो क्या करना है, पहला को बाहर करना है, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस दूसरा का इंटीग्रेशन इंटू पहला का डिफ्रेंसिएशन, जो आपका क्या बोलते हैं उसको खंडस समाकलन का रूल आपको बताए थे वही है। यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का x/2 ज्यों कहते हो माइनस ए स्क्वायर 2 लॉग एक्स प्लस ज्यों कहते हो। फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सेम वही होगा x/2 ज्यों कहते हो प्लस ए स्क्वायर 2 लॉग एक्स प्लस ज्यों कहते हो। फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा x/2 ज्यों कहते हो प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका जो है निश्चित समाकलन का है, जिसकी जानकारी आप लोग को बता दी है निश्चित समाकलन वाले वीडियो में, देख लीजिएगा। ये देखिए अब आ गया वेक्टर का, आपका देख लीजिएगा वेक्टर का टोटल कॉन्सेप्ट वेक्टर का भी बता दिया आपको। ये देख लीजिएगा टोटल वेक्टर का है, ये टोटल वेक्टर का है फार्मूला। एक एक करके आपको धीरे धीरे दिखाते हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ लें। देखिएगा यहाँ से शुरू है वेक्टर का कॉन्सेप्ट, देखिएगा इसको आसानी से देखिए पहले आप लोग।
यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया है, तो ए और बी यदि संरेख होगा तो उसका अनुपात बराबर होगा, जैसा कि आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, दूसरा है आपका ए और बी यदि दिया गया है तो ए और बी संरेख होगा, तो यही सेम चीज आ गई है इसका। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका दिया गया है, उसका द्विक अनुपात A1 A2 और A3 है, तो ए का द्विक अनुपात क्या होगा, सॉरी, यदि ए वेक्टर का मान दिया गया है तो A1 A2 और A3 जो है इसका द्विक अनुपात कहलाता है, जो कि आप लोग को बता दिए हैं। यदि ये आपका पी का नियामक और क्यू का नियामक दिया गया है, तो उस समय जो होगा पी क्यू का मान, ये आपको घटा घटा के बोले थे कि दूसरा में से पहला घटा घटा के लिखना है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। पी क्यू का परिमाण निकालना है, तो रूट अंडर ये वाला जो होगा एक्स के साथ गुणांक, वाई के साथ गुणांक और जेड के साथ गुणांक, सबका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। यदि कोई बिंदु किसी सदिश को एम अनुपात एन के अनुपात में अंतर विभाजित करती है, तो उसके लिए फार्मूला है, देखिएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटा में एम प्लस एन। चलिए अगला है, यदि कोई बिंदु किसी सदिश को एम अनुपात एन के अनुपात में बाह्य विभाजन यहाँ होगा, बाह्य विभाजन, ठीक है, बाह्य विभाजित करता है, तो उसके लिए स्थिति में केवल माइनस लगा देना है आपको। किसी त्रिभुज एबीसी के समकोण होने के लिए क्या होगा, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का मान जो होगा शीर्ष दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाना चाहिए। दो शून्येतर सदिश ए और बी के बीच का कोण निकालने के लिए कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे, जो कि आपको मालूम है। दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होगा तो डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होता है। यदि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप निकालना है, तो जिस पर प्रक्षेप होगा उसको बटा में रखना है, माने डॉट प्रोडक्ट ऊपर में और जिस पर प्रक्षेप होगा बटा में। जैसे बी पर प्रक्षेप है तो बी बटा में, यहाँ देखिए ए पर प्रक्षेप है तो ए बटा में। चलिए, कहता है बिंदु एबीसी संरेख होगा। संरेख होने के लिए कंडीशन आपको पहले बता दी है, देख लीजिएगा। ए क्रॉस बी का मान निकालने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये आप लोग डिटर्मिनेंट का प्रयोग करना है। साइन के लिए फार्मूला है ए क्रॉस बी का मापांक बटा में ए का मापांक बी का मापांक। ये सारी चीज़ आप लोग को पहले बता दिए। ये प्रायिकता का है, प्रायिकता भी तो आप लोग को बता ही दिए, देख लीजिएगा। टोटल फार्मूला वही है जो हम आपको बताए थे, देखते चलिए बारी बारी से। टोटल फार्मूला वही है जो हम आप लोग को बताए थे। रोक रोक का वीडियो को फार्मूला नोट कर सकते हैं आप। टोटल फार्मूला देख लीजिए, टोटल फार्मूला वही है जो आप लोग को हम बता दिए हैं। वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लगभग फार्मूला कंप्लीट हो गया। और एक जो आपका 3D बच गया है, 3D का हम पूरा कॉन्सेप्ट और फार्मूला इसके पीछे वाले वीडियो में बता दिए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये खत्म हुआ टोटल फार्मूला। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।